नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी उलझनों को लेकर और उन टॉपिक्स पर जो कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को बनाने को लेकर। तो हम हर रोज़ हर अलग अलग जानकारों के जरिए बातचीत करते हैं और आपके सवालों को शामिल करते हैं अपने खास शो में। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यम के जरिए, यानी कि आप सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेज सकते हैं 7045220000। साथ ही साथ yourmoney@nw18.com ये हमारा मेल आईडी है, इस पर आप सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आस्क आवाज़ योर मनी ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप उस हैशटैग का इस्तेमाल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे जानकारों से जुड़ के आप अपने अपने पोर्टफोलियोज़ के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी, और पंकज सर से हम बातचीत करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी। इंटरेस्टिंग टॉपिक जहन में इस तरह से आया कि रिसेंटली किसी व्यूअर की तरफ से एक सवाल आया था कि ईटीएफ क्या होता है और बाज़ार की सिनेरियो में जब उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है तो क्या नए निवेशक ईटीएफ का साथ ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए पंकज मटपाल सर जो कि दशकों से इस तरह की क्वेरीज को डील कर रहे हैं तो उनसे ही सीधे बात कर ली जाए। तो पंकज सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ईटीएफ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जैसे ये चर्चा भी कम होती है इसकी और प्रचलित अब होना शुरू हुआ धीरे धीरे जब बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो आप इसे अगर सरल भाषा में हमारे निवेशकों को समझाएं, क्या होता है ईटीएफ, किनको निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या रहेंगे इसके सारे एस्पेक्ट। सुमित जी नमस्कार। देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है ईटीएफ। ईटीएफ जिस नाम से मालूम चलता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो क्योंकि फंड है तो ये म्यूचुअल फंड के जैसा है, और क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है इसलिए शेयर की तरह बेचा और खरीदा जाता है। तो यानी कि आप डीमैट अकाउंट में जिस तरह शेयर बाई करते हैं उसी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को आप बाई कर सकते हैं और फिर आप इन्हें बेच सकते हैं। अब होता क्या है, ये बेसिकली ये जैसे इंडेक्स फंड है, आपसे निफ्टी 50 इंडेक्स, सेंसेक्स या फिर बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, उनके आधार पर ये उन पर बेस्ड होते हैं। तो जिस तरह से आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, उसी तरह से एक ईटीएफ के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स होंगे यदि वो इक्विटी इंडेक्स पर बेस्ड ईटीएफ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ईटीएफ जो होगा वो इक्विटी ईटीएफ ही होगा। आपके पास गोल्ड ईटीएफ की चॉइस है, सिल्वर ईटीएफ भी है, आपके पास इक्विटी ईटीएफ है, और उसके अलावा यहां तक कि लिक्विड फंड के भी ईटीएफ्स हैं। तो पहली बात ये समझना जरूरी है कि आप किस तरह के ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्या है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर में करना चाहते हैं, या फिर आप इक्विटी शेयर्स पर आधारित जो ईटीएफ है उसमें करना चाहते हैं। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि सारे ईटीएफ एक जैसे होंगे। जैसे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आप लार्ज कैप में करना चाहते हैं, मिड कैप में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, माइक्रो कैप में करना चाहते हैं, या फिर आप किसी सेक्टरल फंड में, फार्मा सेक्टर हो सकता है या फिर वो आईटी सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है। इसी तरह से आपके पास में उन पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की चॉइस अवेलेबल होती है। तो पंकज सर मैं जितना समझ पाया हूं, क्या मैं सही समझ रहा हूं कि ये लिस्ट लाइक अ फंड एंड ट्रेड लाइक अ स्टॉक, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। और जैसा आपने कहा बिल्कुल ये शेयर की तरह ट्रेड हो सकता है। एक बड़ा फर्क क्या होता है म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है दिन में एक ही बार तय होती है, मार्केट क्लोज होने के बाद उसकी एनएवी आपकी तय होगी। जबकि जब आप ईटीएफ में ट्रेड करते हैं तो रियल टाइम बेसिस पर ट्रेडिंग आवर्स के दौरान रियल टाइम बेसिस पर इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। तो दिन में इसका जो प्राइस होगा वो कई बार बदल सकता है। अच्छा, दूसरा पंकज सर एक सवाल और मन में उठता है, आजकल बहुत सारे पीएसयू या सीपीएससी ईटीएफ जिसे हम कहते हैं वो दिखता है, तो क्योंकि पीएसयू फेमस होते हैं अच्छे डिविडेंड्स के लिए, हायर डिविडेंड यील्ड के लिए, तो जो ईटीएफ निवेशक है जिन्होंने नया ईटीएफ खरीदा है उनको डिविडेंड कैसे मिलेगा, क्या डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा,
दूसरा कि कुछ पीएसयू ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देती हैं, कुछ कम देती हैं, तो कैसे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? दूसरा, क्या उनकी एनएवी में एडजस्ट हो जाएगा या उनके पास खाते में आएगा? इससे रिलेटेड क्या टिप्पणी करोगे आप? सुमित जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर चॉइस है कि किस तरह के स्टॉक्स पर आधारित आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और आपने एग्जांपल दिया पीएसयू का या सीपीएससी या भारत 22, इस तरह के चॉइसेस हैं। इवन पीएसयू बैंक्स का भी ईटीएफ है। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वहां पर आपको अच्छी ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है, और आप सिलेक्टेड स्टॉक्स के एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ईटीएफ है उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे। अब जैसा आपने कहा कि वो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उन पर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो डिविडेंड स्कीम में एडजस्ट हो जाएगा। आपको जो ईटीएफ में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। इंडिया में जो ईटीएफ है वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड आ रहा है वो स्कीम में एडजस्ट होगा। तो यानी कि जो ईटीएफ का प्राइस है वो बढ़ेगा। अगर डिविडेंड मिलेगा तो उसकी वजह से आपकी ईटीएफ का प्राइस बढ़ेगा, और इससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में फायदा मिलेगा। तो एनएवी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन आप डायरेक्ट डिविडेंड, क्योंकि ये ईटीएफ भारत में और विदेशों में इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज है, तो इसलिए सवाल पंकज सर से मैंने पूछा। इंटरेस्टिंग सवाल है, आगे भी बातचीत होती रहेगी इसके ऊपर, लेकिन कुछ दर्शक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहले पुणे चलते हैं। शिवाशीष देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ बातचीत करने के लिए। शिवाशीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार शिवाशीष जी। आपको डिटेल्स मिली है क्या मेल में? बस आपकी तमाम डिटेल है, आप उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो मैंने एलोकेशन किया है जी, ये करेक्ट है या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को 10,000 ऐड करना है, इसी में से मैं किसी में ऐड करूं या आप कुछ और रिकमेंड करते हैं? ओके शिवाशीष जी, मेरी तरफ से भी एक सवाल है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 34। चलिए, और आप ये एसआईपी जो कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? इसका मेरा अभी टोटल ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गया है, तो टोटल वैल्यू जो अभी है इसका अराउंड 35 लाख रुपीस है। अच्छा, तो अच्छी चीज़ ये है शिवाशीष जी पूछने की वजह, क्योंकि आप 9 साल से निवेश कर रहे हैं और आपकी उम्र सिर्फ अभी 34 साल है, तो मोरलेस आपने 25 साल की उम्र में शुरुआत की थी, जो बहुत ही सही समय पर सही चुनाव आपकी तरफ से किया गया था, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट। अब पंकज सर सही समय पर ये निवेशित हैं, 34,000 की एसआईपी चल रही हैं और अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि अभी भी इन्होंने आगे के लिए सवाल पूछ लिया कि 15 साल में क्या करें, कैसा पोर्टफोलियो है, कहाँ एसआईपी बढ़ाएं। आप क्या राय रखते हो, क्या करें, एग्जिस्टिंग में स्टेप अप करें या नई एसआईपी शुरू कर दें? बिल्कुल, देखिए अगर 33,000 रुपीज की एसआईपी पहले चल रही है और 10,000 बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि 44,000 रुपीज पर मंथ की आपकी एसआईपी हो जाएगी। और इस वक्त पर ऑलरेडी जो आपने कहा कि 9 साल में आपने जो इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू जो 35 लाख की हो गई है, यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट करें 12% के सीएजीआर पर, आप देखिए अच्छी खासी राशि, मतलब 15 साल में करीब 4 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं। जहां तक सवाल है पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो में आपके स्मॉल कैप काफी है। देखिए अभी तो हमने देखा कि अच्छी खासी रैली देखने को मिली, अच्छे रिटर्न्स हमें दिखाई दिए, लेकिन अब स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस जो हैं काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो मेरी राय है कि आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए, स्मॉल कैप से एक्सपोजर कम करके आपको लार्ज कैप में करना चाहिए, अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो आप 10,000 रुपीज ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरी राय यह है कि आपके पास पोर्टफोलियो में एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि लार्ज कैप पैसिव फंड है, और साथ ही कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप डिवाइड कर दें, उसमें अमाउंट को बढ़ा लें, उसमें वैसे भी एसआईपी अमाउंट कम है, तो ये अच्छा रहेगा। नई स्कीम आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इवन जो आपके पास एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है, मेरी राय है कि उसमें काफी बड़ा पैसा है, उसमें से भी आप एक्सपोजर कम करें और आप इस वक्त पर लार्ज कैप में अपना निवेश बढ़ाएं। तो शिवाशीष जी, आपको राय रणनीति बता दी गई है कि कैसे आप एलोकेशन बढ़ाएंगे, कहाँ पे आप एलोकेशन बढ़ाएंगे, और दूसरा किस तरह का आपका प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति को बना सकते हैं। अब पुणे चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश, जहाँ पर हमारे साथ अभिषेक पाल साहब मौजूद हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पाल साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, मेरी 20,000 की एसआईपी है सर। ओके।
तो मैं अपना पोर्टफोलियो सर आपसे दिखवाना चाहता हूँ, और सर बोलना चाहता हूँ आपके शो के माध्यम से हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है, जिससे हम थैंक यू बेहतर तरीके से अपना निवेश की रणनीति बना पाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू पाल साहब, आपका भी भरोसा रखने के लिए, हमें सुनने के लिए, सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंकज सर, अभिषेक जी 35 साल की उम्र रखते हैं और 20,000 के आसपास की 2 SIPs की उन्होंने बातचीत की, पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है इनका। ये 10 साल में 70 लाख का एक लक्ष्य साध के चल रहे हैं, जो बड़ा कॉर्पस तो नहीं है इनकी एग्जिस्टिंग की SIP के हिसाब से, लेकिन उसको अचीव कैसे किया जाए? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में क्या बदलाव की जरूरत है? अभिषेक जी, पहले बात करते हैं जो गोल है। यहाँ पर यदि 20,000 की SIP और मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर कैलकुलेट करूं, तो 10 इयर्स में करीब 57 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपका टारगेट है 70 लाख का, तो वो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यानी कि SIP अमाउंट को बढ़ाना होगा। आप अभी लमसम में ना सही, लेकिन यदि आप 10% का स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल अपनी SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो 70 लाख का टारगेट आपने लिया है, पंकज सर, पंकज सर, अभिषेक सर की 2 SIP हैं 20-20 हजार की, तो इन्होंने ऑलरेडी शायद अपनी SIP स्टेप अप कर रखी है, जो अभी ये बोल के गए। तो उस हिसाब से तो ये मुझे लग रहा है इनका कॉर्पस ऑलरेडी अचीव हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ पर स्क्रीन के सामने अमाउंट मेरे पास में उसके अकॉर्डिंग 20,000 है, पर अगर 40,000 रुपीज ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं इस टाइम में 70 लाख की जगह पर। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। और दूसरी बात है, स्कीम का जहां तक सवाल है, स्कीम थोड़ी ज्यादा है, लेकिन स्कीम सभी अच्छी हैं और आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। इस वक्त पर कोई आपको बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप फंड्स हैं। और मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं कि क्योंकि हमने अच्छी खासी रैली देखी है और थोड़ा सा करेक्शन आता है, आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर टिके रहेंगे, आप रिडीम नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। तो आपके लिए अभिषेक जी रणनीति बताई गई है, और ये बात भी सही है कि अगर कॉर्पस आपका 20 भी होता तो 56 लाख है, थोड़ा स्टेप अप की ज़रूरत है। आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, 40,000 कर रखा, तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। थोड़े फेरबदल की ज़रूरत है, और जो ये 10% स्टेप अप आप देख रहे हैं, 20% 20,000 के पूंजी के हिसाब से सोचा गया था, लेकिन अगर आप 40,000 कर रहे हैं तो आपको इसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस हिसाब से फिर अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और पंकज सर हमारे साथ आगे बने रहेंगे। ETF हमारा टॉपिक है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ और सवाल उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे ब्रेक के उस तरफ। और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं पंकज सर से, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने उठा रखा है वो है ETF को लेकर। तो पंकज सर से हमने बातचीत की ETF पर, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड पर, ETF के डिविडेंड इम्प्लीकेशन को लेकर भी। लेकिन पंकज सर, एक चीज़ और, मैं ETF लूँ और साथ साथ म्यूचुअल फंड लूं, या ETF लूं या साथ साथ इक्विटी लूं, या ETF गोल्ड का लूं और साथ साथ इक्विटी लूं, तो ये ब्लेंड कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, देखिए सबके जगह है। पहली बात आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF। अब म्यूचुअल फंड्स में आप जनरली एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर फंड मैनेजर तय करते हैं कि कौन से स्टॉक्स ले जाएं उस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में। लेकिन जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पैसिव फंड्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं निफ्टी 50 ETF की बात करूं, या फिर मैं BSE सेंसेक्स ETF की बात करें, S&P BSE सेंसेक्स ETF की बात करें, या फिर आपको सेक्टर की बात करनी है। उदाहरण के तौर पर आपको नहीं पता है कि आपको इंफोसिस लेना है या फिर आपको TCS लेना है, लेकिन 10 IT के स्टॉक्स का एक ETF, तो आप एक IT ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास दोनों चॉइसेस है। पहली बात कि आप म्यूचुअल फंड में एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ आपने एक पैसिव फंड का ETF ले लिया, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, और उसी के साथ साथ आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कहा IT या फार्मा, ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों के जगह है आपको किस तरह से करना है, लेकिन हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से तय करना होगा कि किस तरह का ETF आपके सूटेबल होगा। लेकिन ये बात तय है कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ और शेयर्स के साथ साथ भी आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एग्जांपल दिया था बल्कि एक को CPSE ETF का। CPSE ETF की बात करें या फिर हम भारत 22 की बात करें, इतने अच्छे रिटर्न हमने देखे वहां पर कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंडिविजुअल स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, हमने उस तरह के रिटर्न इस तरह की ETF में भी देखे। तो निवेशक ETF में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ।
अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार गुप्ता मौजूद हैं, चेन्नई से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली अभी तो मैं 4000 ELSS में इन्वेस्ट करता हूँ टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन मुझे 1 करोड़ का लक्ष्य है 15 सालों में, और मैं एक न्यू पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी चाहिए कि जाके मैं आसानी से हासिल कर सकूं, और 8000 और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ओके, यानी टोटल इन 4000 के ऊपर, राइट? यस यस। ओके, तो पंकज सर, एक ELSS फंड में अभी निवेश करते हैं टैक्स सेवर के तौर पर, लेकिन ये नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं 1 करोड़ के कॉर्पस वाला। उसके लिए 8000 रुपये की पूंजी इन्होंने ईयर मार्क कर रखी है, हालांकि उसमें और बढ़ाना पड़ेगा इन्हें। लेकिन क्या राय आप रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, अरविंद जी, आप किस ELSS में कर रहे हैं उसका नाम आपने नहीं बताया, पर अगर मेरी राय दूं तो मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर या मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड मेरी चॉइस के फंड्स हैं। आप देख लीजिए आपने कहां पर इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन अब बात करते हैं जो 8000 रुपीज आप ऐड करना चाहते हैं, तो इस वक्त पर मैं आपको 2 फंड की सलाह दूंगा। एक स्कीम होगी ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड मतलब कि इसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में होगा, और साथ ही एक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड्स में आप डिवाइड कर लीजिए 8000 को 4000 रुपीज, और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक सवाल है टारगेट का, यदि मैं अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं तो 12000 रुपीज, क्योंकि 8000 प्लस 4000 12000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और करीब 20 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए। पर आप यदि इसे बढ़ाते रहते हैं समय समय पर, तो जैसा आपने कहा 15 ईयर्स में आप बिल्कुल अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो आपको रणनीति बताई गई है अरविंद जी, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी रणनीति रखेंगे, और थोड़ा सा कॉर्पस बढ़ाने की जरूरत आपको जरूर रहेगी। एक सवाल ईमेल के जरिए भी आया है, आनंद जी का सवाल है दिल्ली से। उन्होंने 35 साल की उनकी उम्र है और करीब 25,000 रुपए की SIP वो कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रफली 2 लाख के आसपास का है, और SIP में 10% का एक स्टेप अप की वो उम्मीद लगा कर रख रहे हैं। तो 5000 का जो एक SIP है वो कहाँ होना चाहिए, किस तरह का फंड है, इसको रिव्यू करने की बातचीत पंकज सर वो आपसे कर रहे हैं। आप राय दीजिए, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, देखिए आनंद जी ने अपने टारगेट जो सेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका PF में भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और प्लस SIP चल रही है, तो पहला जो गोल है वो तो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ईयर्स में करीब 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगले 6 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं 20 साल में, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और जो स्कीम आप बोल रहे हैं, स्कीम आपके पास ऑलरेडी काफी अच्छा एलोकेशन है, तो नई स्कीम ऐड नहीं करनी है। जो 5000 रुपीज अगर बढ़ाना है तो आपके पास में जैसे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है उसमें आप बढ़ा सकते हैं। आपके पास में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें बढ़ाएं। इस वक्त पर मेरे हिसाब से आप लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लें, और क्योंकि हमारे पास रीबैलेंसिंग की चॉइस तो होती ही है, और बाद में जब कभी वैल्यूएशन थोड़ी ठीक होंगी मार्केट की, तब उस वक्त पर आप मिड कैप स्मॉल कैप ऐड करें। इस वक्त के लिए मेरा सुझाव यही है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं उसमें लार्ज कैप में आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, इन्हें बढ़ाना चाहते हैं। जी, तो आनंद जी, आपको राय दी गई है कि सभी फंड्स आपके जो हैं वो वैसे सही हैं। 25,000 रुपये की SIP आप ठीक कर रहे हैं। 10% का जो स्टेप अप है वो भी सही है। 10 साल में करीब 12% के हिसाब से 82 लाख का कॉर्पस आएगा। ये 12% ऐसे आता है, आमतौर पे बाजार 15% 16% रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड 12-13% रखता है, तो हम कंजर्वेटिव साइड पे जाते हैं तो 12% कहीं रिटर्न दे देता है। लेकिन मोटा मोटा 20 साल में आप एक 12% की दर से 30 करोड़ का कॉर्पस जो है वो एक संभावित तय कर सकते हैं। बस आपको समय समय पर अपना जो SIP है उसको टॉप अप करते रहना है, स्टेप अप करते रहना है। फंड आपके बेटर है, उन्हीं के साथ ही आप यहाँ पर बने रहिएगा। पंकज सर, अब आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पर अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं जहां बैलेंस अप्रोच हो तो अच्छा रहेगा। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड से आप कंसिडर करें। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 4 फंड्स की मैं सलाह दूंगा। पंकज सर, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी पूछूंगा, कोई 2 ETF जिनको आपको लगता है कि हाँ थोड़े बेटर हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ETF में भी वही चॉइसेस हैं। आपके पास में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स जो है उस पर आधारित आपके पास में है। आप फिर वो ICICI का लीजिए, या फिर आप
निफ्टी 20 लीजिए, आप निपॉन का ईटीएफ लीजिए। तो ईटीएफ में क्योंकि ऑलमोस्ट रिटर्न सेम ही होंगे, वो पैसिव बेस्ड स्ट्रेटेजी पर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, इस पर बेस्ड आप ईटीएफ लीजिए, ये एक अच्छी चॉइस होगी। और दूसरी बात, आप यदि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और आप चाहते हैं कि सभी कुछ है, तो निफ्टी 500 ईटीएफ भी आपके पास अवेलेबल है। और सुमित जी, क्योंकि आपने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, मैं कहूंगा कि इस वक्त पर यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सेक्टर्स, जैसे कि आप आईटी सेक्टर में थोड़ा सा ओवरवेट होना चाहते हैं, या फिर आप हेल्थ केयर पर हैं, तो आपके पास वो ईटीएफ की चॉइस भी अवेलेबल है। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें समझाने के लिए और इस बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपना एस्पेक्ट रखने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।